नमस्कार। तो शुरुआत हम लखनऊ से कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। आज दोपहर भूकंप के झटकों के बाद बताया जा रहा है दरारें आई थी। मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है और वहां पे मंत्रीगण का जायजा भी ले रहे हैं लोग। सुनाएंगे आपको। हमारे सहयोगी वेदांत हमारे साथ मौजूद हैं। वेदांत, इस समय क्या स्थिति है? निधि, सबसे पहले हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं और ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी, 4 मंजिला इमारत थी। वेदांत, आपकी आवाज चली गई है। 4 मंजिला बिल्डिंग है। वेदांत, आपको नहीं सुन पा रहे थे अभी। निधि, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो अब, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की ही टीम्स मौजूद हैं इस समय और रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। लगभग 8 से 10 लोग अभी तक वहां पर फियर ट्रैप्ड हैं। हम आपको डेबरी की भी कुछ तस्वीरें अगर दिखाएं तो 4 मंजिला मकान वो आप देख सकते हैं वहां पर डेबरी की। वेदांत, ये कैसी बिल्डिंग थी? क्या ये रिहायशी बिल्डिंग थी या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था? कैसी बिल्डिंग थी ये? जी, ये एक अपार्टमेंट से जहां पर लगभग 4 फैमिलीज रहती थी। एलाइड अपार्टमेंट्स उनका नाम था और चारों फैमिलीज के लगभग 10 से 12 लोग उसके अंदर फंसे थे और हमारे सामने लगभग वहां से 2 से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पास ही में एक अस्पताल है वहां ले गए। और एक और आपको बात हम बताते हैं निधि, कि आप अगर आसपास देखें, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूं कि आपको बगल की बिल्डिंग दिखा सके, तो यहाँ पर एकदम बगल में एक बहुत बड़ा सा होटल भी है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो इमारत थी, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, वहां पर क्रैक्स आ गए थे काफी भूकंप के बाद। और भूकंप के बाद जो फिशर्स और क्रैक्स डेवलप हुए, उसके बाद वहां के लोगों ने इसको फ्लैग करने की भी कोशिश करी। आरडब्ल्यूए के पास गए और साथ ही आई विटनेसेस का ये कहना है कि लगभग 6:45 बजे बिल्डिंग गिरी और 7:15 के करीब यहाँ पर पुलिस पहुंची। अब ये देखिए, जस्ट बगल में ये काफी लंबा बड़ा होटल है, लंबी इमारत है और लोगों का ये भी कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि उसकी वजह से भी उसमें क्रैक्स और दरारें डेवलप हो गई। 4 मंजिला मकान था, 4 मंजिला इमारत थी और लगभग 8 से 10 लोग उसमें अभी भी फियर ट्रैप्ड हैं। 2 से 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनफैक्ट डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे जायजा लेने और अभी फिलहाल यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। 2 फायर टेंडर भी स्पॉट पर हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करा जा सके। बिल्कुल वेदांत, आप हालात पर नजर बनाए रखें, आपके पास आते रहेंगे। और ब्रजेश पाठक ने क्या कहा यहाँ पे दौरे के बाद, आइए सुनते हैं। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। हमारे पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हर स्थिति में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों बहनों को जिंदा बचा लें। इसके लिए अभी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। सही जानकारी अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल पाएगी। कितने लोग हैं? बहू है और बेटे, वो सब बाहर गए घूमने। जी, खबर आई कि अंदर ही दबे उनके सास ससुर। जी, ये मेरी बहन के सास ससुर थे। वो लोग फंसे हुए जी, हैं? अंदर वाले 3 लोग हैं अभी तो। 3 लोग जी, उनकी अभी कोई सूचना नहीं मिली है। तो वाकई में ये बहुत अपने आप में चिंताजनक स्थिति और गंभीर खबर जिस तरह से लखनऊ से आई है। हजरतगंज इलाका बहुत जाना माना मशहूर इलाका है और यहाँ पर इस तरह से एक अगर अपार्टमेंट जिस तरह से गिर जाता है, ये अपने आप में चिंता की खबर है। क्योंकि जानते हैं भूकंप के झटके दोपहर में भी आए थे, लेकिन बगल में जिस तरह से हमारे सहयोगी दिखा रहे थे एक बड़ा होटल बन रहा है, क्या उसका असर था? तो बहरहाल इस पर नज़र बनी रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको जानकारी दे दें। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान
और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता भेजा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री किन गैंग को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। रूस समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को इस अहम बैठक के लिए बुलाया गया है। एससीओ सम्मेलन मई में गोवा में होने वाला है और भारत ने 16 सितंबर को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और सोमवार को जम्मू से यात्रा के साथ चल रहे दिग्विजय सिंह ने एक बयान पर हंगामा मचा दिया है। बीजेपी कांग्रेस को एक तरह से घेरने का मौका उन्होंने दे दिया है और कांग्रेस अपने बचाव की मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू से श्रीनगर को जा रही है और इस बीच राहुल गांधी ने साफ किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वे अपने नेता दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। सोमवार को जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। इस विषय पर एक बार मगर बीजेपी इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर। इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। भारत जोड़ो यात्रा का ये वो दौर है जब सुरक्षा, मौसम और भूगोल सबकी चुनौती सामने है, लेकिन राहुल गांधी की नजर बस अपने लक्ष्य पर है। देखना यह है कि अचानक पैदा हुआ ये विवाद कितनी दूर तक उनका पीछा कर पाता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी की और बोले कि आईबी रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना चिंताजनक है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को फिर न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाईं। कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आलोचना भी की। रिपोर्ट संवेदनशील है, ये एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा करना चिंता का विषय है। आने वाले वक्त में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की फिर से सिफारिश की है। जब पहली बार उनका नाम आया तो केंद्र ने उनके नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन कॉलेजियम ने रॉ की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में दी गई केंद्र की आपत्तियां और रॉ एंड आईबी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया था। वहीं विपक्ष ने भी इस मसले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि रॉ एक भारतीय नागरिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जांच कैसे कर रहा था। भारत में बैठा एक स्विस नागरिक भी उनके चार्टर के दायरे में नहीं आएगा। यही कारण है कि 2011 से मांग की जा रही थी कि आईबी और रॉ और एनटीआरओ को वैधानिक आधार पर रखने के लिए 2 प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाएं। रॉ एक भारतीय नागरिक पर रिपोर्ट क्यों कर रहा था?
भले ही सीनियर सौरभ कृपाल के साथी एक स्विस नागरिक हों, फिर भी जांच का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ना कि रॉ का। हम वह जांच तब कर सकते हैं जब उनके मूल देश में उनकी छवि की जांच चल रही हो। कानून मंत्री ने यह भी साफ किया कि जजों की नियुक्ति एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और वो लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। तो किसी विवाद को टालने की बात करते हुए किरण रिजिजू ने जो कुछ कहा है, उससे नए सिरे से न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक नई लकीर खिंच सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दिल्ली को आज फिर से मेयर नहीं मिल पाया। सदस्यों को शपथ तो दिला दी गई, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई और हंगामे के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। हंगामे के बाद नगर निगम का सदन स्थगित। न मेयर का चुनाव हो पाया, न डिप्टी मेयर का और न ही स्थायी समिति के सदस्यों का। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो। हम लोगों ने अपने किसी भी पार्षद की ओर से एक जरा सी भी तनिक भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होने दिया। वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद अचानक सदन स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका गला घोटना है। जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ सभी पार्षदों का, तो घोषणा हुई कि अब मेयर का चुनाव होगा, तैयारियां शुरू की जाएं। तो इसके बाद लगातार जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने नारेबाजी शुरू की, लेकिन ये एक छोटी सी घटना जो है इतनी बड़ी बन गई, यानी कि उसको देखा इतना बड़ा गया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने आके घोषणा की कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। सदन की शुरुआत मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने से हुई। इस दौरान नारे भी लगे। फिर निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई गई और वोटिंग से पहले बवाल हो गया। हालांकि बीजेपी की अपनी दलील है। इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का व्यवहार सदन में खलल की वजह बना। आपस में जब ओथ भी हो रही थी तो आपस में ये लोग भिड़ रहे थे और 1-2 जने मंच पे चले गए थे जो पीठासीन अधिकारी की जगह है, फिर इधर से कुछ, फिर आपस में झगड़ेबाजी, वापस वही हरकतें। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आज सदन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा 6 जनवरी को हुआ था। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सदन को स्थगित करने की वाकई जरूरत थी? नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में इतिहास रच दिया है। पठान एडवांस बुकिंग में इंडिया की सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। देश भर में करीब 25 थिएटर फिर खुल गए हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में ये रिलीज हो रही है। 3 नेशनल सिनेमा चेन्स पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ने आंकड़े इनके बताते हैं कि सोमवार रात तक इस फिल्म के ओपनिंग डे के लिए 4,10,000 टिकट्स की बिक्री हो चुकी है और पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद जताई गई है। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए।